नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मेरे विद्वान साथियों, मैं आशीष शर्मा काव्य क्लासेस के ऑनलाइन मंच पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे राजस्थान जिला दर्शन में हम अजमेर संभाग को पढ़ रहे थे और अजमेर संभाग में दोस्तों हम अजमेर जिले को अच्छी तरह पढ़ रहे थे। दोस्तों, आप सभी ने जो अजमेर जिले को स्नेह दिया, प्यार दिया, विश्वास दिया, उसके लिए आपका अपार धन्यवाद। दोस्तों, आपका स्नेह इसी प्रकार बनाए रखना और हम भी हमारे प्रयास इसी तरह बनाए रखेंगे आपके उज्जवल भविष्य के लिए। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे अजमेर संभाग के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे अजमेर संभाग के अंतर्गत दूसरा जिला। और दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक होगा अजमेर संभाग का दूसरा जिला, नाम होगा जिला भीलवाड़ा। आज हमारा जो टॉपिक होगा वो अजमेर संभाग का दूसरा टॉपिक होगा और क्या नाम होगा? जिला भीलवाड़ा। अर्थात आज हम भीलवाड़ा जिले के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं। ये दोस्तों बहुत अच्छा टॉपिक है और बहुत काम का टॉपिक है दोस्तों, आपको इसलिए बहुत धैर्य के साथ इसको पढ़ना, ठीक। अच्छा दोस्तों, पहली बात ये आती है कि जो भीलवाड़ा जिला है ना, ये पूर्व में मतलब ब्रिटिश काल में या आज़ादी से पहले, तो जो जिला भीलवाड़ा है ये पूर्व में या आज़ादी से पहले किस रियासत में आता था? तो दोस्तों, आप क्या बताओगे कि जो भीलवाड़ा जिला है ये आता था मेवाड़ रियासत में। जो भीलवाड़ा जिला है ये किस में आता था? मेवाड़ रियासत में। एकदम क्लियर। आज़ादी से पहले जो भीलवाड़ा है ये आता था मेवाड़ रियासत में, ठीक। अच्छा, पूछा जाए कि वर्तमान में जो भीलवाड़ा है ये किस संभाग में आता है? तो दोस्तों ध्यान रखना, जो भीलवाड़ा है ना ये वर्तमान में आता है अजमेर संभाग में। किस में आता है? अजमेर संभाग में। दो बातें क्लियर कि प्राचीन काल में तो ये आता था मेवाड़ रियासत में और वर्तमान में आता है ये अजमेर संभाग में। अच्छा दोस्तों, अगर पूछा जाए कि भीलवाड़ा की भौगोलिक स्थिति क्या है, पूछ लिया जाए कि भीलवाड़ा जिले की भौगोलिक स्थिति क्या है, तो आप क्या बताएंगे कि जो भीलवाड़ा है ना ये राजस्थान के दक्षिणी भाग में आता है। मतलब जो भीलवाड़ा है ये दक्षिणी राजस्थान का हिस्सा है। जो भीलवाड़ा है ये दक्षिणी राजस्थान का हिस्सा है। तो भीलवाड़ा की तीन बातें आपको याद हो गई कि पहले तो भीलवाड़ा आता था मेवाड़ रियासत में, वर्तमान में आता है अजमेर संभाग में और इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है कि भीलवाड़ा दक्षिणी राजस्थान में आता है। एकदम क्लियर। अच्छा दोस्तों, अगली बात ध्यान रखना, पूछा जाएगा आपसे कि जो भीलवाड़ा है इस भीलवाड़ा का अक्षांशीय विस्तार कितना है। पूछा जाएगा कि भीलवाड़ा का अक्षांशीय विस्तार कितना है। तो दोस्तों याद रखना, जो भीलवाड़ा है ना इस भीलवाड़ा का अक्षांशीय विस्तार है 25 डिग्री 1 मिनट से लेकर 25 डिग्री 58 मिनट के मध्य। एकदम क्लियर। इसका जो अक्षांशीय विस्तार है वो कितना है? 25 डिग्री 1 मिनट से लेकर 25 डिग्री 58 मिनट के मध्य इसका अक्षांशीय विस्तार है। फिर बात आती है कि भीलवाड़ा का देशांतरीय विस्तार कितना है। पूछा जाए कि भीलवाड़ा का देशांतरीय विस्तार कितना है, तो आप क्या बताओगे दोस्तों? 74 डिग्री 1 मिनट से लेकर 75 डिग्री 28 मिनट। 74 डिग्री 1 मिनट से लेकर 75 डिग्री 28 मिनट भीलवाड़ा जिले का देशांतरीय विस्तार है। समझ गए? अक्षांश विस्तार तो कितना है? 25 डिग्री 1 मिनट से लेकर 25 डिग्री 58 मिनट। देशांतरीय विस्तार 74 डिग्री 1 मिनट से लेकर 75 डिग्री 28 मिनट। तो बातें क्लियर। अच्छा, अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि भीलवाड़ा जिले की जनसंख्या कितनी है, अगर आपसे पूछा जाए कि भीलवाड़ा जिले की जनसंख्या कितनी है, तो दोस्तों वर्ष 2011 के अनुसार ये जो जनसंख्या है ना वो है 24,08,523। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जो भीलवाड़ा की जनसंख्या है
वो है 24,08,523। ये ध्यान रखना दोस्तों आप, ठीक। अच्छा, पूछ लिया जाए कि जो भीलवाड़ा है, इस भीलवाड़ा का जनसंख्या घनत्व कितना है। पूछा जाए कि भीलवाड़ा का जनसंख्या घनत्व कितना है। दोस्तों ये प्रश्न बहुत काम के हैं, आपको याद होना चाहिए, पूछे जाते हैं। तो दोस्तों याद रखना, जो भीलवाड़ा है ना, इस भीलवाड़ा का जनसंख्या घनत्व है 230 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। भीलवाड़ा का जनसंख्या घनत्व कितना है? 230 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। समझ जाओगे अच्छी तरह। भीलवाड़ा पहले कहाँ आता था? मेवाड़ रियासत में, वर्तमान में अजमेर संभाग में। भौगोलिक स्थिति दक्षिणी राजस्थान। अक्षांशीय विस्तार 25 डिग्री 1 मिनट से 25 डिग्री 58 मिनट के मध्य। देशांतरीय विस्तार 74 डिग्री 1 मिनट से 75 डिग्री 28 मिनट के मध्य। जनसंख्या 24,08,523 किसके अनुसार? वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार। जनसंख्या घनत्व 230 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। एकदम क्लियर यहां तक? अच्छा दोस्तों, फिर बात आती है कि जो भीलवाड़ा जिला है, इस भीलवाड़ा जिले का पिन कोड क्या है? जो भीलवाड़ा जिला है, इस भीलवाड़ा जिले का पिन कोड क्या है? तो दोस्तों आप ध्यान रखना, जो भीलवाड़ा है, इस भीलवाड़ा का पिन कोड है 311403, 3,11,403। ये भीलवाड़ा जिले का पिन कोड है। समझ जाओगे क्या? ठीक। अच्छा, पूछा जाए कि भीलवाड़ा जिले का वाहन कोड क्या है। पूछा जाए कि भीलवाड़ा जिले का वाहन कोड क्या है, तो आप क्या बताओगे? RJ06। RJ06 ये भीलवाड़ा जिले का वाहन कोड है। एकदम क्लियर? अच्छा, अगर पूछा जाए कि भीलवाड़ा जिले का STD कोड क्या है, पूछा जाए कि भीलवाड़ा जिले का STD कोड क्या है, तो आप क्या बताओगे? 01482। क्या बताओगे? 01482 ये भीलवाड़ा जिले का STD कोड है। पिन कोड तो क्या बताओगे? 3,11,403, 3,11,403। वाहन कोड RJ06, फोन कोड 01482। एकदम क्लियर? अच्छा दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि जो भीलवाड़ा है, इस भीलवाड़ा से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है? जो भीलवाड़ा है, इस भीलवाड़ा से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है? तो दोस्तों NH76 और NH79, राष्ट्रीय राजमार्ग 76 एंड 79। NH76 और NH79 कहाँ से गुजरते हैं दोस्तों? आपके भीलवाड़ा से। समझ गए क्या अच्छी तरह? NH76 और NH79 कहाँ से निकलते हैं? भीलवाड़ा से। ठीक। अच्छा, पूछा जाए कि जो भीलवाड़ा है ना, इस भीलवाड़ा का पड़ोसी राज्य कौन सा है? अर्थात भारत का वो कौन सा राज्य है जो भीलवाड़ा को स्पर्श करता है? भारत का वो कौन सा राज्य है जो भीलवाड़ा को स्पर्श करता है? तो दोस्तों आप क्या बताओगे? मध्य प्रदेश। क्या बताओगे? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश वह राज्य है जो राजस्थान के भीलवाड़ा जिले को स्पर्श करता है। अच्छा दोस्तों ध्यान रखना, राजस्थान के 10 जिले मध्य प्रदेश के 10 जिलों को स्पर्श करते हैं। तो मध्य प्रदेश के 10 जिले राजस्थान के 10 जिलों को स्पर्श करते हैं। राजस्थान के 10 जिले मध्य प्रदेश के 10 जिलों को स्पर्श करते हैं। तो मध्य प्रदेश के 10 जिले राजस्थान के 10 जिलों को स्पर्श करते हैं। अच्छा, आप कमेंट बॉक्स में राजस्थान के 10 जिलों के नाम लिख के बताना जो एमपी को टच करते हैं। और मैं आपको अभी बता रहा हूं एमपी के 10 जिले जो राजस्थान को टच करते हैं। ठीक दोस्तों, ध्यान रखना, एमपी के कुल 10 जिले हैं, मध्य प्रदेश के कुल 10 जिले हैं जो किसे स्पर्श करते हैं? राजस्थान को। ध्यान रखना, मध्य प्रदेश के 10 जिले हैं जो किसे स्पर्श करते हैं? राजस्थान को स्पर्श करते हैं। और पूछ लिया जाए कि उन 10 जिलों का नाम बताओ, तो दोस्तों पहले जिले का नाम है शाहजहांपुर। क्या नाम है? शाहजहांपुर। ठीक। दूसरे जिले का नाम है राजगढ़। तीसरे जिले का नाम है नीमच।
चौथे जिले का नाम है मुरैना, पांचवे का नाम है झाबुआ, एकदम क्लियर। छठे का नाम है रतलाम, सातवें का नाम है गुना, ठीक। शाजापुर, राजगढ़, नीमच, मुरैना, झाबुआ, रतलाम, गुना, ठीक है दोस्तों। आठवें का नाम है शिवपुरी, आठवें का नाम क्या है शिवपुरी, और नौवें का नाम है मंसूर, तो 10वें का नाम है श्योपुर। क्या नाम है दोस्तों? श्योपुर, ठीक। तो दोस्तों ये मध्य प्रदेश के 10 जिले हैं जो राजस्थान को स्पर्श करते हैं, और कमेंट बॉक्स में आप राजस्थान के 10 जिलों के नाम लिखोगे जो एमपी को टच करते हैं, या तो फिर मैं अगले वीडियो में आपको उन 10 जिलों के नाम भी बताऊंगा, थोड़ा सा आप भी याद करना, ठीक। तो मध्य प्रदेश के 10 जिले राजस्थान को टच करते हैं, शाजापुर, राजगढ़, नीमच, मुरैना, झाबुआ, रतलाम, गुना, शिवपुरी, मंदसौर और श्योपुर, ठीक। याद कैसे करोगे? सारा नींबू झर गया शिमला के श्योपुर में, क्या लिखा हुआ है? सारा नींबू झर गया शिमला के श्योपुर में। शाजापुर, राजगढ़, नीमच, मुरैना, झाबुआ, रतलाम, गुना, शिवपुरी, मंदसौर और श्योपुर। समझ जाओगे ना? भीलवाड़ा कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग पर है? NH-76 और NH-79। भीलवाड़ा को पड़ोसी राज्य कौन स्पर्श करता है? मध्य प्रदेश। राजस्थान के 10 जिले तो एमपी को टच करते हैं, तो एमपी के 10 जिले राजस्थान को टच करते हैं, एकदम क्लियर। और राजस्थान के 10 जिलों के नाम तो आप लिखोगे कमेंट बॉक्स में, है ना। और एमपी के 10 जिलों के नाम में लिख रहा हूं, सारा नींबू झर गया शिमला के श्योपुर में। क्लियर दोस्तों, ध्यान रखना। अच्छा अगली बात दोस्तों, ध्यान रखना दोस्तों, अगली बात, ठीक, पूछा जाएगा कि भीलवाड़ा के पड़ोसी जिले कौन से हैं। पूछा जाए कि भीलवाड़ा के पड़ोसी जिले कौन से हैं, मतलब राजस्थान के वो कौन से जिले हैं जो भीलवाड़ा को स्पर्श करते हैं। तो दोस्तों एक तो करेगा अजमेर, क्योंकि भाई अजमेर संभाग में आता है तो स्वाभाविक है। दूसरा करेगा राजसमंद, कौन सा करेगा दोस्तों? राजसमंद, ठीक दोस्तों। तीसरा करेगा टोंक, चौथा करेगा बूंदी, और पांचवा करेगा चित्तौड़। कौन सा करेगा दोस्तों? चित्तौड़, एकदम क्लियर। तो दोस्तों अजमेर, राजसमंद, टोंक, बूंदी और चित्तौड़ ये भीलवाड़ा को स्पर्श करने वाले राजस्थान के पड़ोसी जिले हैं, एकदम क्लियर। अच्छा दोस्तों फिर बात आती है कि जो भीलवाड़ा है ना, इस भीलवाड़ा को हम किन किन नामों से जानते हैं। पूछा जाए कि जो भीलवाड़ा है, इस भीलवाड़ा को हम किन किन नामों से जानते हैं, तो दोस्तों ध्यान रखना, भीलवाड़ा जिले के 3 नाम आपको याद रखने हैं। भीलवाड़ा जिले के 3 नाम आपको याद रखने हैं। एक नाम तो याद रखना वस्त्र नगरी, एक नाम तो क्या याद रखोगे आप? वस्त्र नगरी। भीलवाड़ा जिले का पहला नाम क्या है? वस्त्र नगरी, क्योंकि राजस्थान में सर्वाधिक सूती वस्त्रों का निर्माण, उत्पादन नहीं निर्माण कहाँ होता है? भीलवाड़ा में। दोस्तों इसका एक नाम है राजस्थान का मैनचेस्टर, दोस्तों इसका एक नाम है राजस्थान का मैनचेस्टर, समझ जाओगे ना दोस्तों। इसका एक नाम क्या है? राजस्थान का मैनचेस्टर, ठीक दोस्तों। एक नाम तो है वस्त्र नगरी, एक नाम है मैनचेस्टर, और दोस्तों एक नाम है टेक्सटाइल सिटी। क्या नाम है रे दोस्तों? टेक्सटाइल सिटी। ये भीलवाड़ा जिले के उपनाम हो गए, कौन कौन से? वस्त्र नगरी, मैनचेस्टर एंड टेक्सटाइल सिटी। क्लियर क्या भैया? ठीक। अच्छा एक बार फिर समझना अच्छी तरह, भीलवाड़ा पहले किस रियासत में आता था? मेवाड़ रियासत में। वर्तमान में कहाँ आता है ये? अजमेर संभाग में। भौगोलिक स्थिति दक्षिणी राजस्थान। अक्षांश विस्तार 25 डिग्री 1 मिनट से 25 डिग्री 58 मिनट। देशांतरीय विस्तार 74 डिग्री 1 मिनट से 75 डिग्री 28 मिनट। जनसंख्या 24,08,523 वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार। अच्छा दोस्तों ध्यान रखना, जो वर्ष 2011 में जनगणना हुई थी ना दोस्तों, ध्यान रखना, जो वर्ष 2011 में जनगणना हुई थी ना, वो हुई थी सी चंद्रमौली के निर्देशन में। ध्यान रखना
वर्ष 2011 में जो जनगणना हुई थी वो किसके निर्देशन में हुई थी? सी चंद्रमौली के निर्देशन में। और दोस्तों वर्ष 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य था, जो वर्ष 2011 में जनगणना हुई उसका दोस्तों आदर्श वाक्य था, ध्यान रखना, ठीक दोस्तों, उसका आदर्श वाक्य था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। पूछा जाए कि वर्ष 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या था, तो आप क्या बताओगे? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ठीक, अच्छा दोस्तों पूछ लिया जाए कि जो जनगणना है ये किसके द्वारा कराई जाती है, तो दोस्तों केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन जनगणना विभाग होता है जो कि जनगणना का कार्य करता है। क्लियर? केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन जनगणना का विभाग होता है जो कि जनगणना का काम करता है। एकदम क्लियर? और दोस्तों ध्यान रखना, पूछा जाए कि जो जनगणना है ये किस सूची में आती है? समवर्ती सूची में। पूछ लिया जाए कि जनगणना किसका विषय है? समवर्ती सूची का विषय है। समझ जाओगे अच्छी तरह? ठीक, अच्छा दोस्तों पूछा जाए कि भीलवाड़ा का जनसंख्या घनत्व कितना है? 230 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। समझ गए? वाहन कोड RJ06, STD कोड 1482 और पिन कोड 311-403। अच्छा, यहाँ से कितने राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं? 2, NH76 और 79। पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश, जिले 10 जो राजस्थान को स्पर्श करते हैं और राजस्थान के 10 जिले एमपी को टच करते हैं। एमपी के जो जिले टच करते हैं मैं नाम बता दिया, सारा, नीमू, झरगया, शिमला के श्योपुर में। और राजस्थान के 5 पड़ोसी जिले, राजस्थान के 5 जिले हैं जो भीलवाड़ा को स्पर्श करते हैं, अजमेर, राजसमंद, टोंक, बूंदी और चित्तौड़। चलूं आगे? क्लियर? अच्छा दोस्तों फिर बात आती है कि जो भीलवाड़ा है ना, इस भीलवाड़ा के प्रसिद्ध दुर्ग कौन से हैं? पूछा जाए कि भीलवाड़ा के प्रसिद्ध दुर्ग कौन से हैं, तो दोस्तों भीलवाड़ा जिले में 3 दुर्ग हैं जो बहुत प्रसिद्ध हैं। भीलवाड़ा जिले में 3 दुर्ग हैं जो बहुत प्रसिद्ध हैं। एक दुर्ग का नाम है मांडलगढ़। दोस्तों एक दुर्ग का नाम क्या है? मांडलगढ़। भीलवाड़ा जिले में 3 दुर्ग हैं जो बहुत प्रसिद्ध हैं। एक का नाम मांडलगढ़, दोस्तों एक का नाम है हमीरगढ़। क्या नाम है दोस्तों? हमीरगढ़। और दोस्तों एक का नाम है बनेड़ा दुर्ग। क्या नाम है रे भैयाओ? बनेड़ा दुर्ग। तो भीलवाड़ा जिले में 3 दुर्ग हैं, मांडलगढ़, हमीरगढ़ और बनेड़ा दुर्ग, ये बहुत प्रसिद्ध हैं। ठीक, अच्छा दोस्तों फिर बात आती है कि भीलवाड़ा जिले में कौन से महल बहुत प्रसिद्ध हैं, तो दोस्तों भीलवाड़ा जिले में 2 महल बहुत प्रसिद्ध हैं। ध्यान रखना, भीलवाड़ा जिले में 2 महल बहुत प्रसिद्ध हैं दोस्तों। ठीक, और दोस्तों उन 2 महलों में एक महल का नाम तो है बनेड़ा महल। क्या नाम है रे भैया? बनेड़ा महल। भीलवाड़ा में 2 महल बहुत प्रसिद्ध हैं, एक तो बनेड़ा महल और एक रूठी रानी उमादे का महल। एक बनेड़ा महल और एक रूठी रानी का महल। ठीक, और दोस्तों पूछा जाए कि जो रूठी रानी है ये कौन थी? रूठी रानी का नाम पूछा जाए तो आप क्या बताओगे? उमादे। क्या बताओगे भैया? उमादे। तो रूठी रानी जो उमादे का महल है ये भीलवाड़ा में बहुत प्रसिद्ध महल है दोस्तों, याद रख लोगे ना अच्छी तरह? ठीक, अब दोस्तों फिर बात आती है, समझना, फिर बात आती है कि राजस्थान में रूठी रानी उमादे के कितने महल हैं। बात आती है राजस्थान में रूठी रानी उमादे के कितने महल हैं? 3 महल हैं। कितने महल हैं दोस्तों? 3 महल हैं। दोस्तों रूठी रानी उमादे का एक महल तो बना हुआ है तारागढ़ दुर्ग अजमेर में। क्लियर दोस्तों? जो रूठी रानी उमादे है इसका एक महल तो कहाँ बना हुआ है? तारागढ़ दुर्ग अजमेर में। फिर रूठी रानी उमादे का एक महल कहाँ बना हुआ है? भीलवाड़ा में। और रूठी रानी उमादे का एक महल कहाँ बना हुआ है? जयसमंद में। क्लियर? तो रूठी रानी उमादे के कितने महल हो गए? 3। कौन कौन से? तारागढ़, भीलवाड़ा और जयसमंद में। ठीक, और रूठी रानी का वास्तविक नाम क्या बताओगे? उमादे। फिर बात आती है कि इसे रूठी रानी क्यों कहा जाता है। बात आती है कि इसे रूठी रानी क्यों कहा जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखना, जो रूठी रानी है ना, इस रूठी रानी का मूल नाम था उमादे।
रूठी रानी का मूल नाम क्या था? उमादेय। और दोस्तों ध्यान रखना, जो उमादेय है ना, इस उमादेय के पिता का नाम था लूणकरण भाटी। ध्यान रखना दोस्तों, जो उमादेय है, इस उमादेय के पिता का नाम क्या था? लूणकरण भाटी, जो कहाँ के शासक थे? जैसलमेर के। एकदम क्लियर। और दोस्तों जो उमादेय है ना, इस उमादेय की बहन का नाम था धीरबाई। जो उमादेय है, इस उमादेय की बहन का नाम क्या था? धीरबाई। अब समझना, जो उमादेय है, इस उमादेय का विवाह हुआ था दोस्तों जो उमादेय है ना, इस उमादेय का विवाह हुआ था जोधपुर के शासक मालदेव से। जो उमादेय है, इस उमादेय का विवाह किससे हुआ था? जोधपुर के शासक मालदेव से। और जो धीरबाई है दोस्तों, इस धीरबाई का विवाह हुआ था मेवाड़ के शासक राणा उदय सिंह से। दोस्तों ये वही राणा उदय सिंह हैं जिनके पुत्र का नाम राणा प्रताप था। समझ जाओगे ना। तो जो उमादेय है, उमादेय के पिता का नाम तो लूणकरण भाटी, बहन का नाम धीरबाई। उमादेय का विवाह किससे हुआ? मालदेव से। और धीरबाई का विवाह किससे हुआ? राणा उदय सिंह से, जो राणा प्रताप के पिता थे। अब मालदेव और उमादेय के वैवाहिक संबंध मधुर नहीं थे। मालदेव और उमादेय के वैवाहिक संबंध मधुर नहीं होने के कारण ही इतिहास में इसे क्या नाम दिया गया? रूठी रानी। और रूठी रानी के कितने महल हो गए? 3। कौन कौन से? तारागढ़, अजमेर, भीलवाड़ा और जयसमंद में। एकदम क्लियर। दोस्तों ध्यान रखना, ये जो रूठी रानी उमादेय है ना, इस रूठी रानी उमादेय के जीवन पर एक ग्रंथ लिखा गया है और उस ग्रंथ का नाम है रूठी रानी चरित्र। इस उमादेय के जीवन पर एक ग्रंथ लिखा गया है और ग्रंथ का नाम क्या है? रूठी रानी चरित्र। और पूछा जाए कि रूठी रानी चरित्र की रचना किसने की? पूछा जाए कि जो रूठी रानी चरित्र है, इसकी रचना किसने की? तो आप क्या बताओगे? केसरी सिंह बाराहट ने। जो रूठी रानी चरित्र है, इस ग्रंथ की रचना किसने की थी? केसरी सिंह बाराहट ने। समझ जाओगे ना अच्छी तरह। ठीक। भीलवाड़ा में कितने दुर्ग बताओगे? 3। मांडलगढ़, हमीरगढ़ और बनेड़ा। भीलवाड़ा में कितने महल हैं? 2। बनेड़ा महल और रूठी रानी का महल। रूठी रानी का नाम क्या था? उमादेय। उमादेय के पिता का नाम लूणकरण भाटी। उमादेय की बहन का नाम धीरबाई। उमादेय का विवाह किससे हुआ? मालदेव से। और इतिहास में उमादेय क्या कहलाई? रूठी रानी, क्योंकि मालदेव और उमादेय के संबंध मधुर नहीं थे। रूठी रानी के जीवन पर क्या लिखा गया है? रूठी रानी चरित्र। और रूठी रानी चरित्र किसने लिखा था? केसरी सिंह बाराहट ने। रूठी रानी उमादेय के कितने महल हैं? 3। दारागढ़, अजमेर, भीलवाड़ा और जयसमंद में। एकदम क्लियर। अच्छा दोस्तों आगे समझना, एकदम क्लियर। देखो, इस रूठी रानी उमादेय की एक बात और बताता हूं जो आपके लिए काम की है। ठीक। रूठी रानी उमादेय की एक बात और ध्यान से सुनना दोस्तों। राजपूत समाज में एक परंपरा विद्यमान थी। पहले थी, अब तो नहीं है। राजपूत समाज में दोस्तों एक प्रथा थी और उस प्रथा का नाम था सती प्रथा। क्लियर दोस्तों, जो राजपूत समाज है, इस राजपूत समाज में एक प्रथा थी। प्रथा का नाम क्या था? सती प्रथा। एकदम क्लियर। अब दोस्तों जो सती प्रथा है ना, ये सती प्रथा कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। ध्यान रखना, जो सती प्रथा है दोस्तों, ये कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। क्लियर। अच्छा दोस्तों, कौन कौन सी होती है? एक तो होती है सहगमन। एक तो कौन सी होती है? सहगमन। और एक होती है अनुमरण। एक तो सहगमन और एक अनुमरण, ये 2 प्रकार की होती है। अच्छा, सहगमन का मतलब क्या होता है कि पति के देहांत के बाद पति के साथ या पति की चिता के साथ अपना जीवन समाप्त कर लेना, तो क्या कहलाएगा? सहगमन। और अनुमरण का मतलब क्या होता है? पति के देहांत के बाद पति की निशानी को लेकर सती होना,
वो क्या कहलाएगा, अनुमरण। एकदम क्लियर। फिर बात आती है कि अनुमरण करने वाली राजस्थान की जो एकमात्र महिला है उसका नाम था उमादे। ध्यान रखना, अनुमरण करने वाली राजस्थान की एकमात्र महिला कौन है, उमादे। समझ जाओगे। और दोस्तों जो उमादे है ना, ये उमादे मालदेव की पगड़ी को लेकर सती हुई थी। उमादे मालदेव की पगड़ी को लेकर सती हुई थी। समझ जाओगे। जो उमादे हैं ये मालदेव की पगड़ी को लेकर सती हुई थी। तो अनुमरण करने वाली एकमात्र महिला उमादे। सती प्रथा कितने प्रकार की होगी, दो प्रकार की, सहगमन अनुमरण, और अनुमरण करने वाली एकमात्र महिला उमादे। एकदम क्लियर, जो कि मालदेव की पगड़ी को लेकर सती हुई थी। एकदम क्लियर। अच्छा दोस्तों, फिर बात आती है कि जो भीलवाड़ा है, बात आती है कि जो भीलवाड़ा जिला है, इस भीलवाड़ा जिले में दोस्तों कौन कौन सी नदियां हैं। पूछा जाएगा कि जो भीलवाड़ा है, इस भीलवाड़ा जिले में कौन कौन सी नदियां हैं। आपको नदियों के नाम पता होना चाहिए। एकदम क्लियर ना भैया। पूछा जाएगा कि भीलवाड़ा जिले में कौन कौन सी नदियां हैं, तो आप क्या बताओगे कि भीलवाड़ा में साहब आपकी जो प्रमुख नदियां हैं ना, उसमें पहली नदी का नाम है बनास नदी। कौन सी नदी दोस्तों, बनास नदी। ये भीलवाड़ा की प्रमुख नदी है। क्लियर दोस्तों। दूसरी का नाम होगा भेड़च। क्या होगा, भेड़च नदी। तो बनास नदी, भेड़च नदी। दोस्तों तीसरी का नाम होगा कोठारी नदी। क्या नाम होगा, कोठारी नदी। क्लियर। तो दोस्तों चौथी नदी का नाम होगा मेनाली नदी। क्या नाम होगा, मेनाली नदी। एकदम क्लियर। दोस्तों पांचवी नदी का नाम होगा दोस्तों आपके खारी नदी। ठीक। तो दोस्तों छठी नदी का नाम होगा मानसी नदी। ठीक। और दोस्तों सातवीं नदी का नाम होगा चंद्रभागा नदी। कौन सी नदी होगी दोस्तों, चंद्रभागा नदी। तो दोस्तों भीलवाड़ा में कौन कौन सी नदियां हैं, बनास, भेड़च, कोठारी, मेनाली, खारी, मानसी और चंद्रभागा नदी। ये भीलवाड़ा जिले की प्रमुख नदियां हैं। याद हो जाएगा ना। एक बार मेरे साथ साथ बोलो, भीलवाड़ा की नदियां बनास, भेड़च, कोठारी, मेनाली, खारी, मानसी और चंद्रभागा। क्लियर एकदम। अब दोस्तों एक बात याद रखना, एक बात दोस्तों अच्छी तरह याद रखना दोस्तों, ये काम की बात है। ठीक। अच्छा साहब आपकी बात क्या है काम की, समझना दोस्तों, सब समझना दोस्तों। ये बनास और ये भेड़च, ये तो बनास और ये भेड़च। और दोस्तों इसके साथ दोस्तों एक नदी और मिलती है, उसका नाम है मेनाल। क्या नाम है, मेनाल। और दोस्तों ये तीनों मिलकर दोस्तों भीलवाड़ा में क्या बनाती है, त्रिवेणी संगम। क्या बनाती है, त्रिवेणी संगम। तो मतलब भीलवाड़ा में दोस्तों आपके तीन नदियों का संगम होता है, त्रिवेणी संगम। और पूछा जाए ये त्रिवेणी संगम कहाँ होता है, बिगोद में। कहाँ होता है, बिगोद में। और बिगोद कहाँ आता है, मांडल में। कहाँ आता है, मांडल में। अच्छा दोस्तों जब मैं आपको मांडल पढ़ाऊंगा ना, वहाँ पूरे राजस्थान में बनने वाले त्रिवेणी संगम पर हम बात करेंगे। यहाँ तो केवल मैंने हल्का सा बताया आपको। तो भीलवाड़ा की नदियाँ बनास, भेड़च, कोठारी, मेनाली, खारी, मानसी और चंद्रभागा। बनास, भेड़च, मेनाल आपस में मिलकर क्या बनाती है, त्रिवेणी संगम। कहाँ, भीलवाड़ा के मांडल गांव में। एकदम क्लियर, समझ जाओगे ना। और मांडल कस्बे में भी जो बिगोद गांव है, वहां दोस्तों ये त्रिवेणी संगम बनता है। चलूं आगे। अच्छा दोस्तों फिर बात आती है कि भीलवाड़ा क्षेत्र में किस लोक देवता को प्रमुखता के साथ पूजा जाता है। पूछा जाएगा कि भीलवाड़ा क्षेत्र में किस लोक देवता को प्रमुखता के साथ पूजा जाता है। तो दोस्तों याद रखना, भीलवाड़ा क्षेत्र में देवनारायण जी, भीलवाड़ा क्षेत्र में देवनारायण जी को प्रमुखता के साथ पूजा जाता है। भीलवाड़ा क्षेत्र में देवनारायण जी को प्रमुखता के साथ पूजा जाता है। फिर पूछा जाए कि भीलवाड़ा क्षेत्र का लोकवाद्य कौन सा है, भीलवाड़ा क्षेत्र का लोकवाद्य कौन सा है, तो आप क्या बताओगे, जंतर। कौन सा है दोस्तों,
जंतर। भीलवाड़ा जिले का लोक वाद्य क्या बताओगे? जंतर। और दोस्तों जो जंतर है ना, ये गुर्जर जाति के भोपों के द्वारा बजाया जाता है। जो जंतर वाद्य है ना, ये गुर्जर जाति के भोपों के द्वारा बजाया जाता है। और पूछा जाए कब बजाया जाता है? जब देवनारायण जी की फड़ का वाचन किया जाता है तो गुर्जर जाति के लोग जंतर वाद्य से लोक देवता देवनारायण जी की फड़ का वाचन करते हैं। अच्छा दोस्तों, पूछा जाए कि भीलवाड़ा क्षेत्र का लोक नाट्य कौन सा है? पूछा जाए कि भीलवाड़ा क्षेत्र का लोक नाट्य कौन सा है, तो आप क्या बताओगे दोस्तों? कि भीलवाड़ा क्षेत्र में नाहर नृत्य, भीलवाड़ा क्षेत्र में नाहर नृत्य प्रमुखता के साथ किया जाता है। क्लियर? यह दोस्तों भीलवाड़ा क्षेत्र का लोक नाट्य है। यह भीलवाड़ा क्षेत्र का लोक नाट्य है जो बहुत प्रसिद्ध है। क्लियर? और दोस्तों ध्यान रखना, जो नाहर नृत्य है ना, ये किया जाता है चैत्र कृष्ण त्रयोदशी को। पूछा जाएगा कि नाहर नृत्य कब किया जाता है? चैत्र कृष्ण त्रयोदशी को किया जाता है। कब किया जाता है दोस्तों? चैत्र कृष्ण त्रयोदशी को। पूछा जाएगा कि जो नाहर नृत्य है ये कब किया जाता है? चैत्र कृष्ण त्रयोदशी को होली के 13वें दिन किया जाता है। समझ गए क्या अच्छी तरह? ठीक दोस्तों, अगली बात, ये भीलवाड़ा का सामान्य परिचय है जो आपको पता होना चाहिए। ठीक, अगली बात दोस्तों समझना, पूछा जाए कि भीलवाड़ा क्षेत्र की प्रसिद्ध हवेली किसकी है या कौन सी है? तो दोस्तों भीलवाड़ा क्षेत्र की जो प्रसिद्ध हवेली है ना, वो है केसरी सिंह बाराहट की हवेली। जो भीलवाड़ा क्षेत्र की प्रसिद्ध हवेली है वो कौन सी है? केसरी सिंह बाराहट की हवेली भीलवाड़ा क्षेत्र की प्रसिद्ध हवेली है। केसरी सिंह बाराहट की हवेली भीलवाड़ा क्षेत्र की प्रसिद्ध हवेली है। समझ गए क्या अच्छी तरह? एकदम क्लियर? यहां तक कोई डाउट? ठीक। अच्छा, फिर बात आती है कि भीलवाड़ा जिले के प्रमुख मंदिर कौन कौन से हैं? पूछा जाए कि भीलवाड़ा जिले के प्रमुख मंदिर कौन कौन से हैं। पूछा जाएगा आपसे कि भीलवाड़ा जिले के प्रमुख मंदिर कौन कौन से हैं, तो आप क्या बताओगे? कि भीलवाड़ा जिले में एक मंदिर तो है सवाई भोज मंदिर। कौन सा मंदिर है? सवाई भोज मंदिर। ये आसिंद भीलवाड़ा में आता है। दोस्तों भीलवाड़ा में एक मंदिर है राम स्नेही संप्रदाय का, नाम है रामद्वारा, ये शाहपुरा में आता है। दोस्तों भीलवाड़ा में एक मंदिर है मंदाकिनी मंदिर। कौन सा मंदिर है दोस्तों? मंदाकिनी मंदिर। एकदम क्लियर? दोस्तों भीलवाड़ा में एक मंदिर है तिलस्वा महादेव का मंदिर। कौन सा मंदिर है दोस्तों? तिलस्वा महादेव का मंदिर। एकदम क्लियर? और दोस्तों ये बिजोरिया भीलवाड़ा में आता है, यहाँ शिवरात्रि को मेला भरता है। दोस्तों भीलवाड़ा में एक मंदिर और है, उसका नाम है जोगणिया माता का मंदिर। दोस्तों कौन सा मंदिर है? जोगणिया माता का मंदिर। ये दोस्तों बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। एकदम क्लियर? और दोस्तों भीलवाड़ा में एक मंदिर और है यक्षिणी मंदिर। कौन सा मंदिर है? यक्षिणी मंदिर। तो दोस्तों भीलवाड़ा के प्रमुख मंदिर में सवाई भोज मंदिर हो गया, रामद्वारा हो गया, मंदाकिनी मंदिर, तिलस्वा महादेव मंदिर, जोगणिया माता का मंदिर और यक्षिणी मंदिर, ये भीलवाड़ा क्षेत्र के प्रमुख मंदिर हैं। तो दोस्तों ये तो था आपके भीलवाड़ा का सामान्य परिचय। एक बार मैं दोस्तों आपका दोबारा रिवाइज करा देता हूं, फिर हम आगे की चर्चा करेंगे। एकदम क्लियर? पहले हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे की चर्चा करते हैं। भीलवाड़ा पहले कहाँ आता था? मेवाड़ रियासत में, वर्तमान में अजमेर संभाग में। भौगोलिक स्थिति दक्षिणी राजस्थान। ठीक है? अक्षांश विस्तार 25 डिग्री 1 मिनट से 25 डिग्री 58 मिनट। देशांतरी विस्तार 74 डिग्री 1 मिनट से 75 डिग्री 28 मिनट। जनसंख्या 24,08,523 किसके अनुसार? 2011 के अनुसार। जनसंख्या घनत्व 230 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। एकदम क्लियर? अच्छा, भीलवाड़ा का पिन कोड 311-403, वाहन कोड RG06, फोन कोड 01482, NH 76 और 79, पड़ोसी राज्य MP। और दोस्तों पड़ोसी जिले 5 अजमेर, राजसमंद, टोंक, बूंदी और चित्तौड़। भीलवाड़ा के उपनाम वस्त्र नगरी, राजस्थान का मैनचेस्टर और टेक्सटाइल सिटी। दुर्ग, मांडलगढ़, हमीरगढ़, बनेड़ा, महल, बनेड़ा और रूठी रानी। रूठी रानी की पूरी कहानी आपको याद होना चाहिए। एकदम क्लियर दोस्तों? अच्छा फिर दोस्तों बात आती है
भीलवाड़ा में साहब आपके दोस्तों नदियां बनास, बेड़ज, कोठारी, मैनाली, खारी, मानसी और चंद्रभागा। त्रिवेणी संगम बनास, बेड़ज, मैनाल, बनाती, बिगोत, मांडल में। राजस्थान में कौन कौन से त्रिवेणी संगम है इस पे हम चर्चा करेंगे जब मैं आपको मांडल पढ़ाऊंगा। एकदम क्लियर दोस्तों। अच्छा अगली बात दोस्तों फिर बात आती है कि भीलवाड़ा के लोक देवता देवनारायण जी। लोक वाद्य जंतर कौन बजाते हैं? गुर्जर जाति के भोपे। क्लियर। लोक नाट्य नाहर कब होता है? चैत्र कृष्ण त्रयोदशी को, होली के 13वें दिन हवेली, केसरी सिंह बारट की हवेली। मंदिर याद हो जाएंगे ना? सवाई भोज, रामद्वारा, मंदाकिनी, तिलस्वा, जोगड़िया और यक्षिणी मंदिर। दोस्तों ये तो था भीलवाड़ा का सामान्य परिचय। अब हम पढ़ रहे हैं भीलवाड़ा के महत्वपूर्ण स्थान। हम पढ़ेंगे भीलवाड़ा के महत्वपूर्ण स्थान। क्लियर। और दोस्तों अगर भीलवाड़ा के महत्वपूर्ण स्थानों की चर्चा की जाए तो जो सबसे महत्वपूर्ण स्थान है वो कौन सा है? शाहपुरा। अगर भीलवाड़ा के महत्वपूर्ण स्थानों की चर्चा की जाए तो सबसे महत्वपूर्ण स्थान कौन सा है? शाहपुरा भीलवाड़ा। ठीक दोस्तों आप अपने कॉपी पेन लेके बैठ जाना। शाहपुरा बहुत बड़ा है। ठीक। और राजस्थान में शायद ही कोई ऐसी प्रतियोगी परीक्षा हो जिसमें शाहपुरा भीलवाड़ा से प्रश्न नहीं पूछे जाते हो। तो दोस्तों तैयार हो जाइए शाहपुरा भीलवाड़ा को पढ़ने के लिए। कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए। साथ साथ लिखना, बहुत काम की बातें होगी। मैं बीच बीच में ये भी बताऊंगा कि कौन सा प्रश्न कब पूछा गया था। ठीक। अब दोस्तों सबसे पहले बात ये आती है कि जो शाहपुरा भीलवाड़ा है, इस शाहपुरा भीलवाड़ा का निर्माण किसने कराया? तो दोस्तों ध्यान रखना इसका जो निर्माण है ना दोस्तों वो किसने कराया था? जहांगीर के पुत्र शाहजहां ने। किसने कराया था? जहांगीर के पुत्र शाहजहां ने। तो प्रश्न नंबर 1 तो क्या क्लियर हुआ कि शाहपुरा भीलवाड़ा का निर्माता कौन हुआ? शाहजहां। कौन हुआ रे भैया? शाहजहां। फिर बात आती है कि शाहजहां ने शाहपुरा रियासत क्यों बनाई? शाहपुरा रियासत क्यों बनाई? तो दोस्तों मैंने आपको बताया था ना कि जो शाहपुरा है ये किस रियासत में आता था? मेवाड़ रियासत में। बताया था ना मैंने कि शाहपुरा किस रियासत में आता था? मेवाड़ रियासत में। दोस्तों बहुत अच्छी तरह समझना कि शाहपुरा कैसे बना। तो शाहपुरा कहाँ आता था? मेवाड़ रियासत में। एकदम क्लियर। अब समझना दोस्तों मेवाड़ रियासत में एक शासक हुए थे, नाम था राणा जगत सिंह प्रथम। मेवाड़ रियासत में एक शासक हुए थे, नाम क्या था? राणा जगत सिंह प्रथम। और जो राणा जगत सिंह प्रथम है दोस्तों ये किसके समकालीन थे? पूछा जाएगा कि राणा जगत सिंह प्रथम किसके समकालीन थे? शाहजहां के समकालीन थे। अब हुआ क्या कि जो राणा जगत सिंह प्रथम है इन्होंने एक काम किया शाहजहां की इच्छा के विपरीत। और वो काम क्या किया कि किन्होंने राणा जगत सिंह प्रथम ने इन्होंने क्या किया कि मेवाड़ मुगल संधि का उल्लंघन कर दिया। इन्होंने किसका उल्लंघन कर दिया? मेवाड़ मुगल संधि का। राणा जगत सिंह प्रथम के द्वारा मेवाड़ मुगल संधि का उल्लंघन किया गया था। एकदम क्लियर। और मेवाड़ मुगल संधि के उल्लंघन का परिणाम था कि मेवाड़ रियासत का विभाजन और शाहपुरा रियासत का गठन किसके द्वारा? शाहजहां के द्वारा। तो शाहपुरा किसने बनाई? शाहजहां ने। किसके समय बनाई? राणा जगत सिंह के समय। क्यों बनाई? क्योंकि राणा जगत सिंह के द्वारा शाहजहां की इच्छा के विपरीत मेवाड़ मुगल संधि का उल्लंघन किया गया था। अगर दोस्तों पूछ लिया जाए कि मेवाड़ मुगल संधि कब हुई थी, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मेवाड़ मुगल संधि कब हुई थी तो आप क्या बताओगे कि जो मेवाड़ मुगल संधि है ना ये हुई थी 5 फरवरी 1615 को। जो मेवाड़ मुगल संधि है ये कब हुई थी? 5 फरवरी 1615 को। और पूछा जाए कि किसके बीच में हुई थी तो आप क्या बताओगे? राणा प्रताप के पुत्र राणा अमर सिंह। किसके बीच में? राणा प्रताप के पुत्र राणा अमर सिंह प्रथम और जहांगीर के बीच में। एकदम क्लियर। अच्छा दोस्तों इस संधि पर मैं एक वीडियो बना चुका हूं। क्लियर। और दोस्तों मैंने कहा था ना जब मैंने अजमेर पढ़ाया तो बताया था मैंने आपको कि यह संधि अकबर के किले में हुई थी और अकबर के किले पर हमने व्यापक चर्चा की थी अजमेर जिले में। एकदम क्लियर।
पहली बात। फिर बात आती है कि जो शाहपुरा है ये शाहपुरा क्यों प्रसिद्ध है, बात आती है कि शाहपुरा क्यों प्रसिद्ध है। अच्छा ये बात तो क्लियर हो गई ना, शाहपुरा किसने बनाया, शाहजहां ने। किसके समय बनाया, जगत सिंह के समय। कारण मेवाड़ मुगल संधि। अच्छा मेवाड़ मुगल संधि कब हुई थी, 5 फरवरी 1615 को अजमेर में स्थित अकबर के किले में, किसके बीच में, अमर सिंह और जहांगीर के मध्य, एकदम क्लियर। और उल्लंघन करने वाला जगत सिंह, ठीक। फिर बात आती है कि शाहपुरा क्यों प्रसिद्ध है, शाहपुरा क्यों प्रसिद्ध है दोस्तों, सिर्फ समझना कि शाहपुरा क्यों प्रसिद्ध है, ठीक। दोस्तों शाहपुरा के प्रसिद्ध होने का पहला कारण है कि शाहपुरा राजस्थान में राम स्नेही संप्रदाय का केंद्र है। शाहपुरा के प्रसिद्ध होने का पहला कारण है कि शाहपुरा राजस्थान में राम स्नेही संप्रदाय का केंद्र है। अर्थात राजस्थान में राम स्नेही संप्रदाय का जो प्रमुख केंद्र है वो क्या है, शाहपुरा। तो शाहपुरा के प्रसिद्ध होने का पहला कारण कि शाहपुरा राजस्थान में किसका केंद्र है, राम स्नेही संप्रदाय का। किसका केंद्र है भैया, राम स्नेही संप्रदाय का। अच्छा दोस्तों ध्यान रखना, राजस्थान में राम स्नेही संप्रदाय के कितने केंद्र हैं, 4। राजस्थान में राम स्नेही संप्रदाय के कितने केंद्र हैं, 4। और उन 4 केंद्रों में प्रमुख केंद्र कौन सा है, शाहपुरा। फिर बात आती है कि वो 4 केंद्र कौन कौन से हैं, तो राजस्थान में राम स्नेही संप्रदाय का जो प्रथम केंद्र है वो तो है शाहपुरा। और पूछा जाए कि शाहपुरा में राम स्नेही संप्रदाय की स्थापना किसने की थी, रामचरण जी महाराज ने। शाहपुरा में राम स्नेही संप्रदाय की स्थापना किसने की थी, रामचरण जी महाराज ने, ठीक। अच्छा फिर बात आती है कि राजस्थान में राम स्नेही संप्रदाय का दूसरा केंद्र कौन सा है, रेण नागौर, क्लियर। और पूछा जाए कि रेण नागौर में राम स्नेही संप्रदाय की स्थापना किसने की थी, संत दरियाओ जी ने। किसने की थी रे भैया, संत दरियाओ जी ने, क्लियर। अच्छा फिर बात आती है कि राजस्थान में राम स्नेही संप्रदाय का तीसरा केंद्र कौन सा है, सिंहतल। सिंहतल बीकानेर में आता है। कहाँ आता है दोस्तों, बीकानेर में, ठीक। और पूछा जाए कि यहाँ राम स्नेही संप्रदाय की स्थापना किसने की थी, संत हरि रामदास जी ने। किसने की थी दोस्तों, संत हरि रामदास जी ने। तो पहला केंद्र तो शाहपुरा, दूसरा रेण, तीसरा सिंहतल। और दोस्तों जो राम स्नेही संप्रदाय का चौथा केंद्र है ना वो है खेड़ापा। कौन सा है दोस्तों, खेड़ापा। और दोस्तों जो खेड़ापा है ना ये आता है जोधपुर में। कहाँ आता है, जोधपुर में। और पूछा जाए कि खेड़ापा में राम स्नेही संप्रदाय की स्थापना किसने की थी, संत रामदास जी ने। किसने की थी रे भैया, संत रामदास जी ने, एकदम क्लियर। तो शाहपुरा के प्रसिद्ध होने का पहला कारण राम स्नेही संप्रदाय का प्रमुख केंद्र क्या है, शाहपुरा भीलवाड़ा। राजस्थान में राम स्नेही संप्रदाय के कितने केंद्र हैं, 4। शाहपुरा, रेण, सिंहतल और खेड़ापा। शाहपुरा रामचरण जी, रेण दरियाओ जी, सिंहतल हरि रामदास जी, खेड़ापा रामदास जी। अच्छा दोस्तों ध्यान रखना, राम स्नेही संप्रदाय के जो मंदिर है ना उन्हें कहा जाता है रामद्वारा। क्या कहा जाता है, रामद्वारा। राम स्नेही संप्रदाय के मंदिर क्या कहलाते हैं, रामद्वारा। और राम स्नेही संप्रदाय में दोस्तों गुरु की तस्वीर को आगे रखकर, राम स्नेही संप्रदाय में गुरु की प्रतिमा या गुरु की तस्वीर को आगे रखकर ही आराधना की जाती है, क्लियर। और दोस्तों एक बात और ध्यान रखना, राम स्नेही संप्रदाय का प्रमुख मेला है फूलडोल मेला। राम स्नेही संप्रदाय का प्रमुख मेला कौन सा है, फूलडोल मेला। ये राम स्नेही संप्रदाय का प्रमुख मेला है। जब मैं आपको भीलवाड़ा जिले के मेले पढ़ाऊंगा तब इस मेले पे चर्चा करेंगे, एकदम क्लियर। तो शाहपुरा का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा हुआ, राम स्नेही संप्रदाय, एकदम क्लियर। अच्छा फिर बात आती है कि शाहपुरा के प्रसिद्ध होने का अगला कारण क्या है। बात आती है कि शाहपुरा के प्रसिद्ध होने का अगला कारण क्या है। तो दोस्तों ध्यान रखना, शाहपुरा के प्रसिद्ध होने का जो अगला कारण है वो ये है कि शाहपुरा फड़ चित्रण का प्रमुख केंद्र है। अर्थात राजस्थान में फड़ चित्रण का जो प्रमुख केंद्र है
राजस्थान में फड़ चित्रण का जो प्रमुख केंद्र है वो भी क्या है दोस्तों, शाहपुरा। राजस्थान में फड़ चित्रण का प्रमुख केंद्र कौन सा है, शाहपुरा भीलवाड़ा। अच्छा, फिर बात आती है कि फड़ का मतलब क्या होता है, फिर बात आती है कि फड़ का मतलब क्या होता है। पूछा जाए कि फड़ का मतलब क्या होता है, क्लियर। तो दोस्तों राजस्थान लोक देवताओं और लोक देवियों का देश है, ठीक। अब लोक देवताओं के जीवन की घटनाओं को कपड़े पर लिखना तो कहलाता है फड़ चित्रण। लोक देवताओं के जीवन की घटनाओं को कपड़े पर लिखना तो क्या कहलाएगा, फड़ चित्रण। और इन घटनाओं को सुनाना वो क्या कहलाता है, फड़ वाचन। और फड़ चित्रण राजस्थान में कहां किया जाता है, शाहपुरा में किया जाता है। अच्छी तरह याद रखना दोस्तों, एकदम क्लियर। तो राजस्थान में फड़ चित्रण का प्रमुख केंद्र क्या हो जाएगा, शाहपुरा। अच्छा, फिर बात आती है कि जो फड़ चित्रण है ना, ये करता कौन है, ये करता कौन है। तो दोस्तों ध्यान रखना, शाहपुरा का जोशी परिवार, शाहपुरा का जोशी परिवार इस फड़ चित्रण का विशेषज्ञ माना जाता है। अर्थात फड़ चित्रण में जोशी परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। फिर बात आती है कि फड़ चित्रण के प्रमुख कलाकार कौन कौन से हैं। तो दोस्तों याद रखना, फड़ चित्रण के जो प्रमुख कलाकार हैं उनमें दोस्तों प्रथम नाम आता है श्रीलाल जोशी का। किसका नाम आता है, श्रीलाल जोशी का। श्रीलाल जोशी, कन्हैया लाल जोशी, एक तो श्रीलाल जोशी हो गए, एक कन्हैया लाल जोशी। श्रीलाल जोशी, कन्हैया लाल जोशी, ठीक दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों एक नाम होगा, ध्यान रखना, प्रदीप मुखर्जी। श्रीलाल जोशी, कन्हैया लाल जोशी, प्रदीप मुखर्जी, ठीक। पार्वती जोशी, दोस्तों ये सभी फड़ चित्रण के प्रसिद्ध कलाकार हैं, याद रखना। और दोस्तों एक का नाम है गतेली जोशी। क्या नाम है रे भैया, गतेली जोशी। तो फड़ चित्रण का मतलब समझ गए ना, क्या होता है, लोक देवताओं के जीवन की घटनाओं को कपड़े पर लिखना तो फड़ चित्रण। अच्छा, फड़ वाचन क्या होता है, अच्छा, लोक देवी देवताओं के जीवन की घटनाओं को सुनाना, फड़ वाचन। अच्छा, कर्ता कौन है, जोशी परिवार। प्रसिद्ध कलाकार श्रीलाल जोशी, कन्हैया लाल जोशी, प्रदीप मुखर्जी, पार्वती जोशी और गतेली जोशी। अच्छा दोस्तों, यहां से एक प्रश्न आप लिख लेना अच्छी तरह, क्लियर। प्रश्न क्या बनेगा, राजस्थान की पहली महिला फड़ चित्रकार पूछा जाएगा। राजस्थान की पहली महिला फड़ चित्रकार का नाम क्या है। तो आप क्या बताओगे, पार्वती जोशी। राजस्थान की पहली महिला फड़ चित्रकार का नाम क्या है, तो आप क्या बताओगे, पार्वती जोशी। समझ जाओगे दोस्तों, राजस्थान की पहली महिला फड़ चित्रकार, तो आप क्या नाम बताओगे, पार्वती जोशी। श्रीमती पार्वती जोशी राजस्थान की प्रथम महिला फड़ चित्रकार है, याद रखना। अच्छा, फिर बात आती है कि फड़ चित्रण किस कपड़े पर किया जाता है। फड़ चित्रण किस कपड़े पर किया जाता है, तो आप क्या बताओगे, लाल और हरे कपड़े पर। पूछा जाए कि फड़ चित्रण किस कपड़े पर किया जाता है, तो आप क्या बताओगे, लाल और हरे कपड़े पर किया जाता है, ठीक। अच्छा दोस्तों ध्यान रखना, आपसे पूछ लिया जाए कि फड़ चित्रण कब नहीं किया जाता, तो दोस्तों ध्यान रखना, चतुर्मास में नहीं किया जाता है। चतुर्मास में फड़ चित्रण नहीं किया जाता है। अर्थात जब देव सो जाते हैं ना, जब देव सो जाते हैं तब फड़ चित्रण नहीं किया जाता है। एकदम क्लियर। किस कपड़े पर किया जाता है, लाल कपड़े पर। कब नहीं किया जाता है, जब देव सो जाते हैं तब फड़ चित्रण नहीं किया जाता है, ठीक। अच्छा दोस्तों, फिर बात आती है कि जो फड़ चित्रण है दोस्तों, जो फड़ चित्रण है दोस्तों, ये किस किस का किया जाता है, ये किस किस का किया जाता है। तो दोस्तों जो फड़ चित्रण है ना, ये मुख्य रूप से लोक देवताओं का किया जाता है। किसका किया जाता है दोस्तों, लोक देवताओं का किया जाता है। जो फड़ चित्रण है ये प्रमुख रूप से किसका किया जाता है, लोक देवताओं का किया जाता है। एकदम क्लियर।
अच्छा फिर बात आती है कि दोस्तों लोक देवताओं में कौन कौन से लोक देवताओं का किया जाता है। पूछा जाए कि लोक देवताओं में कौन कौन से लोक देवताओं का फड़ चित्रण किया जाता है, अगर ऐसा प्रश्न आ जाए तो दोस्तों ध्यान रखना, लोक देवताओं में जो पहले लोक देवता हैं जिनका फड़ चित्रण किया जाता है वो है पाबूजी। कौन से हैं दोस्तों? पाबूजी। एकदम क्लियर, ध्यान रखना। अब पाबूजी से दोस्तों जो पाबूजी की फड़ है ना, इससे आपको कुछ क्वेश्चन याद रखने हैं। क्या क्या याद रखना है समझना। पहली बात क्वेश्चन आएगा कि निम्न में से वो कौन सा लोक देवता है जिसकी फड़ सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। निम्न में से वो कौन सा देवता है जिसकी फड़ सबसे ज्यादा लोकप्रिय है, तो आंसर क्या होगा आपका? पाबूजी। दूसरी बात दोस्तों पूछा जाएगा सर्वाधिक चौड़ी फड़, पूछा जाएगा सर्वाधिक चौड़ी फड़ किस लोक देवता की है, तो भी आंसर क्या होगा? पाबूजी। लोकप्रिय फड़ पाबूजी, चौड़ी फड़ पाबूजी। तो अच्छा फिर बात आती है कि जो पाबूजी की फड़ है इसका वाचन कौन करते हैं, तो आप क्या बताओगे? थोरिया जाति के लोग, थोरिया जाति और नायक जाति। पूछा जाएगा कि पाबूजी की फड़ का वाचन कौन करती है, तो थोरिया जाति और नायक जाति करती है। अच्छा पूछ लिया जाए कि पाबूजी की फड़ का वाचन किस वाद्य के साथ किया जाता है, पाबूजी की फड़ का वाचन किस वाद्य के साथ किया जाता है, तो आपका आंसर क्या होगा? रावण हत्ता वाद्य के साथ पाबूजी की फड़ का वाचन किया जाता है। तो पाबूजी की फड़ याद हो गई, सबसे लोकप्रिय फड़ पाबूजी की फड़, चौड़ी फड़ पाबूजी की फड़, वाचन कौन करता है? थोरिया और नायक जाति, किस वाद्य के साथ? रावण हत्ता वाद्य के साथ। फिर बात आती है कि दूसरी फड़ किसकी होगी, तो आप क्या बताओगे? बाबा रामदेव जी की फड़। दूसरी फड़ अगर आपको पढ़नी है तो किसकी पढ़ोगे आप? रामदेव जी की फड़। अब बात आती है कि रामदेव जी की फड़ से क्या क्या प्रश्न बनेंगे, तो दोस्तों ध्यान रखना, बात आती है कि जो रामदेव जी की फड़ है इसका वाचन कौन करते हैं? कामड़ जाति के लोग। पूछा जाता है कि रामदेव जी की फड़ का वाचन किसके द्वारा किया जाता है? कामड़ जाति के द्वारा रामदेव जी की फड़ का वाचन किया जाता है। एकदम क्लियर। अच्छा फिर पूछा जाएगा कि रामदेव जी की फड़ का वाचन किस वाद्य के साथ किया जाता है, तो आपका आंसर क्या होगा? रावण हत्ता के साथ किया जाता है। करती तो कौन है? कामड़ जाति, और किस वाद्य के साथ? रावण हत्ता वाद्य के साथ। अच्छा फिर बात आती है कि तीसरी फड़ कौन सी होगी जो लोकप्रिय है, तो दोस्तों याद रखना अगर तीसरी फड़ की बात आती है तो वो है देव नारायण जी की फड़। दोस्तों किसकी फड़ होगी? देव नारायण जी की फड़। क्लियर दोस्तों, तीसरी फड़ कौन सी होगी? देव नारायण जी की फड़। ठीक, फिर बात आती है कि जो देव नारायण जी की फड़ है इसका वाचन कौन करती है? गुर्जर जाति। कौन करती रे भैयाओं? गुर्जर जाति। अच्छा किस वाद्य के साथ करती है, तो आपका आंसर क्या होगा? जंतर वाद्य के साथ। किसके साथ किया जाता है? जंतर वाद्य के साथ देव नारायण जी की फड़ का वाचन किया जाता है। क्लियर। अच्छा देखो, लोकप्रिय फड़ का नाम आए तो पाबूजी, चौड़ी फड़ का नाम आए तो पाबूजी। तो अगर पूछा जाए कि सबसे लंबी फड़ किसकी है, अगर लंबी फड़ का नाम आए तो आंसर क्या होगा? देवनारायण जी। अच्छा पूछा जाए कि सबसे छोटी फड़ कौन सी है, तो आंसर क्या होगा आपका? देवनारायण जी। लंबी और चौड़ी आए तो पाबूजी, तो लोकप्रिय और चौड़ी आए तो पाबूजी, और लंबी और छोटी आए तो देवनारायण जी। समझ जाओगे ना अच्छी तरह। क्लियर। अच्छा दोस्तों, इसके अलावा एक या दो फड़ और प्रसिद्ध है दोस्तों, इसके अलावा एक दो फड़ दोस्तों और प्रसिद्ध है जो आपको याद रखनी है। दोस्तों एक फड़ है भेषासुर की फड़। एक फड़ कौन सी है दोस्तों? भेषासुर की फड़। यहां से भी दोस्तों एक क्वेश्चन बन जाता है। ठीक, अब दोस्तों जो भेषासुर की फड़ है ना, इसका वाचन किया जाता है बावरी जाति के द्वारा।
किसके द्वारा किया जाता है? बावरी जाति के द्वारा। और कब किया जाता है? जब बावरी जाति चोरी करती है। जब बावरी चोरी करती है तो बावरी जाति के लोग चोरी करने समय, जब चोरी करने जाते हैं तो दोस्तों उस समय वो मन्नत मांगते हैं और भैंसासुर की फड़ का वाचन करते हैं। तो चोरी करने के समय वो भैंसासुर की फड़ का वाचन करते हैं। एकदम क्लियर। और दोस्तों एक फड़ और प्रसिद्ध है राजस्थान में, वो है रामदला, अर्थात भगवान राम और कृष्ण की फड़। रामदला और कृष्णदला की फड़। एकदम क्लियर। और पूछा जाए दोस्तों कि इनकी फड़ का वाचन कौन करता है, पूछा जाए कि रामदला की फड़ का वाचन कौन करता है, तो आपका आंसर क्या होगा? भाट जाति के द्वारा। किसके द्वारा? भाट जाति के द्वारा रामदला और कृष्णदला की फड़ का वाचन किया जाता है। और इन दोनों की फड़ों में, भैंसासुर और रामदला कृष्णदला की फड़ में, किसी वाद्य विशेष का उपयोग नहीं किया जाता है। समझ गए अच्छी तरह? चलूं आगे। अच्छा, अगली बात फिर बात आती है कि शाहपुरा इसके अलावा कहाँ फेम प्रसिद्ध है? शाहपुरा इसके अलावा कहाँ प्रसिद्ध है? तो दोस्तों शाहपुरा के प्रसिद्ध होने का तीसरा कारण है हुरडा सम्मेलन। शाहपुरा के प्रसिद्ध होने का जो तीसरा कारण है वो क्या है? हुरडा सम्मेलन। मतलब हुरडा सम्मेलन का जो आयोजन है वो भी कहाँ हुआ था? शाहपुरा में। क्लियर। हुरडा सम्मेलन का जो आयोजन है वो भी कहाँ हुआ था दोस्तों? शाहपुरा में। अच्छा, पूछा जाए कि हुरडा सम्मेलन का आयोजन किसने किया था? पूछा जाए कि हुरडा सम्मेलन का आयोजन किसने किया था, तो आप क्या बताओगे? सवाई जय सिंह ने। पूछ लिया जाए कि हुरडा सम्मेलन का आयोजन किसने किया था? सवाई जय सिंह ने किया था। अच्छा, पूछा जाए कब किया था? पूछा जाए कि आयोजन कब किया गया था, तो आप क्या बताओगे कि जो हुरडा सम्मेलन है इसका आयोजन हुआ था 17 जुलाई 1734 को। कब हुआ था रे भैया? 17 जुलाई 1734 को। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि हुरडा सम्मेलन के योजनाकार कौन थे, हुरडा सम्मेलन के योजनाकार कौन थे, तो आप क्या बताओगे? राणा संग्राम सिंह द्वितीय। पूछा जाए कि हुरडा सम्मेलन के योजनाकार कौन थे? राणा संग्राम सिंह द्वितीय। दोस्तों यह वही राणा संग्राम सिंह द्वितीय हैं जिन्होंने क्या बनाई थी उदयपुर में? सहेलियों की बाड़ी। यह वही राणा संग्राम सिंह द्वितीय हैं जिन्होंने उदयपुर में क्या बनाई थी रे? सहेलियों की बाड़ी। और पूछा जाए कि जो हुरडा सम्मेलन है इसके अध्यक्ष कौन थे, तो आप क्या बताओगे? राणा जगत सिंह प्रथम, सॉरी राणा जगत सिंह द्वितीय। पूछा जाए अध्यक्ष कौन थे? राणा जगत सिंह द्वितीय। अच्छा दोस्तों, आपसे पूछ लिया जाए कि जो हुरडा सम्मेलन है इसको आयोजित करने का उद्देश्य क्या था, तो आप क्या बताओगे? मराठों के विरुद्ध राजनीतिक संगठन बनाना। मराठों के विरुद्ध क्या बनाना? राजनीतिक संगठन बनाना इस हुरडा सम्मेलन का उद्देश्य था। फिर बात आती है कि हुरडा सम्मेलन का परिणाम क्या रहा? ये सफल रहा या असफल रहा, तो आप क्या बताओगे? जो हुरडा सम्मेलन है ये निजी स्वार्थों के कारण क्या हो गया था? असफल हो गया था। समझ जाओगे। तो हुरडा सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? शाहपुरा में। आयोजन किसने किया? सवाई जय सिंह ने। कब किया? 17 जुलाई 1734 को। योजनाकार राणा संग्राम सिंह, अध्यक्ष राणा जगत सिंह द्वितीय। अच्छा दोस्तों, उद्देश्य मराठों के विरुद्ध राजनीतिक संगठन बनाना, परिणाम असफल। एकदम क्लियर। अच्छा, फिर बात आती है दोस्तों, देखो 2 या 3 बात आप अपने पेन से कॉपी में लिख लेना। ठीक। पहली बात, मराठों का जो आगमन है ना, ध्यान रखना दोस्तों, बहुत बड़ी बात है ये। राजस्थान में जो मराठों का आगमन है ये सबसे पहले किस रियासत में हुआ था? बूंदी में। राजस्थान में मराठों का जो आगमन है ये सबसे पहले किस रियासत में हुआ था? बूंदी में। और दोस्तों मराठों ने जो सर्वाधिक लूटपाट की,
मराठों ने जो सर्वाधिक लूटपाट की थी, मराठों ने जो सर्वाधिक लूटपाट की थी ना, वो कहाँ की थी? जयपुर में। और चूंकि मराठों ने सर्वाधिक लूटपाट जयपुर रियासत में की थी, इसी कारण सवाई जयसिंह के द्वारा हुड़ा सम्मेलन का आयोजन किया गया था। और दोस्तों याद रखना, पूछा जाए कि निम्न में से वो कौन सा राजपूत शासक है जिसने मराठों के भय से आत्महत्या की थी, तो आपका आंसर होगा ईश्वरी सिंह। ईश्वरी सिंह एकमात्र ऐसा राजपूत शासक है जिसने मराठों के भय से आत्महत्या की थी, जयपुर में ईसर लाट से कूदकर। समझ गए क्या? तो शाहपुरा के 3 काम क्लियर हो गए ना, कौन कौन से? हुड़ा सम्मेलन हो गया, फड़ चित्रण हो गया, एकदम क्लियर। एक तो हुड़ा सम्मेलन हो गया, एक फड़ चित्रण हो गया दोस्तों, और एक रामस्नेही संप्रदाय हो गया। फिर बात आती है कि हुड़ा शाहपुरा और कहाँ पे प्रसिद्ध है? शाहपुरा और कहाँ प्रसिद्ध है? तो दोस्तों याद रखना, एक अंतरराष्ट्रीय बहरूपिया कलाकार हैं और उनका नाम है जानकी लाल भांड। दोस्तों एक अंतरराष्ट्रीय बहरूपिया कलाकार हैं और उनका नाम क्या है? जानकी लाल भांड। और अंतरराष्ट्रीय बहरूपिया कलाकार जानकी लाल भांड का जन्म भी कहाँ हुआ था? शाहपुरा में। समझ जाओगे ना दोस्तों, जो अंतरराष्ट्रीय बहरूपिया कलाकार हैं जानकी लाल भांड, इनका जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? शाहपुरा में। ठीक। अच्छा दोस्तों, मेवाड़ में एक इतिहासकार हुए थे और उनका नाम था कवि राजा श्यामल दास। मेवाड़ में एक इतिहासकार हुए थे, नाम क्या था? कवि राजा श्यामल दास। क्लियर। और जो कवि राजा श्यामल दास हैं, इन कवि राजा श्यामल दास का जन्म भी कहाँ हुआ था? शाहपुरा में। समझ जाओगे ना, जानकी लाल भांड का जन्म शाहपुरा में, कवि राजा श्यामल दास का जन्म शाहपुरा में। और पूछा जाए कि कवि राजा श्यामल दास का जन्म शाहपुरा के किस गांव में हुआ था, तो आप क्या बताओगे? ढोकलिया गांव में। किस गांव में हुआ था रे भैया? ढोकलिया गांव में। समझ जाओगे ना, एकदम क्लियर। कवि राजा श्यामल दास का जन्म शाहपुरा के किस गांव में हुआ था? ढोकलिया गांव में। क्लियर। अच्छा दोस्तों याद रखना, जो कवि राजा श्यामल दास है, इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था, इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था और कवि राजा श्यामल दास की रचना का नाम है वीर विनोद। जो कवि राजा श्यामल दास हैं, इनकी जो रचना है ना दोस्तों, इनकी जो रचना है, इनकी रचना का नाम है वीर विनोद। कवि राजा श्यामल दास की रचना का नाम क्या है? वीर विनोद। ठीक। अब दोस्तों जो वीर विनोद है ना, ये 2 कामों के लिए प्रसिद्ध है। वीर विनोद 2 कामों के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। वीर विनोद में एक महिला का नाम आया है गुलाब राय पासवान का। वीर विनोद में एक महिला का नाम आया है और महिला का नाम क्या है? गुलाब राय पासवान। और दोस्तों वीर विनोद में इस गुलाब राय पासवान को कहा गया है मारवाड़ की नूरजहां। क्या कहा गया है भैया? मारवाड़ की नूरजहां। किसे कहा गया है? गुलाब राय पासवान को। और किसमें कहा गया है? वीर विनोद में। और दोस्तों इसी वीर विनोद ग्रंथ में एक मेवाड़ के शासक का उल्लेख किया है जिनका नाम है राणा कुंभा। क्या नाम है? राणा कुंभा। और इस वीर विनोद में राणा कुंभा को कहा गया है स्थापत्य कला का जनक। वीर विनोद में राणा कुंभा को कहा गया है स्थापत्य कला का जनक। क्लियर। तो जानकी लाल भांड का जन्म शाहपुरा में, कवि राजा श्यामल दास का जन्म शाहपुरा में, और श्यामल दास की रचना का नाम वीर विनोद। वीर विनोद में गुलाब राय पासवान मारवाड़ की नूरजहां और कुंभा स्थापत्य कला का जनक। ठीक। अच्छा तीसरी बात दोस्तों ध्यान रखना, अगली बात ध्यान रखना दोस्तों कि शाहपुरा भीलवाड़ा में एक स्वतंत्रता सेनानी का जन्म हुआ था और नाम था केसी सिंह बाराहट। शाहपुरा में एक स्वतंत्रता सेनानी का जन्म हुआ था और नाम क्या था उनका? केसी सिंह बाराहट। तो दोस्तों जो केसी सिंह बाराहट है ना, इनका जन्म भी कहाँ हुआ था? शाहपुरा में। और पूछ लिया जाए कि केसी सिंह बाराहट का जन्म शाहपुरा के किस गांव में हुआ था? देवपुरा गांव में। किस गांव में हुआ था? देवपुरा गांव में। एकदम क्लियर। अच्छा
केस सिंह बाराहट से आपको कुछ प्रश्न याद रखने हैं, आप कॉपी में लिखोगे, मैं बोलूंगा, ठीक। एक तो आपको केस सिंह बाराहट की रचनाओं का नाम याद रखना। दोस्तों, चेतावनी चूंगटिया किसने लिखी? केस सिंह बाराहट ने। प्रताप चरित्र किसने लिखी? केस सिंह बाराहट ने। दुर्गादास चरित्र किसने लिखी? केस सिंह बाराहट ने। रूठी रानी चरित्र किसने लिखी? केस सिंह बाराहट ने। समझ जाओगे ना? चेतावनी चूंगटिया, प्रताप चरित्र, दुर्गादास चरित्र, रूठी रानी चरित्र और राज सिंह चरित्र, ये रचनाएं किसकी हैं? केस सिंह बाराहट की। अच्छा दोस्तों, पिछले वर्ष केस सिंह बाराहट से एक क्वेश्चन पूछा गया था, और क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि निम्न में से वह कौन से दो स्वतंत्रता सेनानी हैं जिन्हें हजारीबाग जेल में साधु प्यारे लाल हत्याकांड के कारण रखा गया था? निम्न में से वह कौन से दो स्वतंत्रता सेनानी हैं जिन्हें हजारीबाग जेल में साधु प्यारेलाल हत्याकांड के कारण रखा गया था? तो दोस्तों ध्यान रखना, केस सिंह बाराहट के साथ साथ अर्जुन लाल सेठी, एक तो केस सिंह बाराहट और एक अर्जुन लाल सेठी। केस सिंह बाराहट और अर्जुन लाल सेठी दो ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे जो साधु प्यारेलाल हत्याकांड के कारण 20 वर्ष तक हजारीबाग जेल में रहे थे। ये प्रश्न पिछले वर्ष पूछा जा चुका है। तो केस सिंह बाराहट की रचना याद रख लोगे ना? चेतावनी चूंगटिया, दुर्गादास चरित्र, प्रताप चरित्र, राज सिंह चरित्र और रूठी रानी चरित्र, और हजारीबाग जेल। एकदम क्लियर? अच्छा दोस्तों, फिर बात आती है कि जो शाहपुरा है वो और किन कामों के लिए प्रसिद्ध है? शाहपुरा और किन कामों के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों, शाहपुरा के प्रसिद्ध होने का जो अन्य कारण है उसमें एक कारण और है, एकदम क्लियर, और वो क्या है समझना। दोस्तों, राजस्थान में 1857 की क्रांति हुई थी क्या भैया? हुई थी ना? अब यहां भी सब आपके शाहपुरा की भूमिका होगी, और वो क्या होगी देखना। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का जो सर्वाधिक सहयोग किया था वो तो किया था बीकानेर ने। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का जो सर्वाधिक सहयोग किया था वो तो किसने किया था? बीकानेर ने। और जो अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया था वो किसने किया था? शाहपुरा ने। समझ जाओगे ना? 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का सर्वाधिक सहयोग बीकानेर, और सर्वाधिक विरोध करने वाली रियासत शाहपुरा। अच्छा, शासक का नाम आए तो क्या बताओगे? सरदार सिंह। क्या बताओगे भैया? सरदार सिंह। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का सर्वाधिक सहयोग किया था बीकानेर रियासत के सरदार सिंह ने। और सरदार सिंह एकमात्र ऐसे राजपूत शासक थे मेरे दोस्तों जो अंग्रेजों की सहायता के लिए अपनी सेना को राजस्थान से बाहर पंजाब तक लेकर चले गए थे। ठीक, तो 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध कहाँ हुआ था? शाहपुरा में। और शासक का नाम था लक्ष्मण सिंह। क्या नाम था भैया? लक्ष्मण सिंह, जिसने विरोध किया था। एकदम क्लियर? और दोस्तों, यहां से प्रश्न क्या बनता है कि शाहपुरा रियासत के शासक लक्ष्मण सिंह ने अंग्रेजों के लिए दुर्ग के दरवाजे बंद कर दिए थे। यह प्रश्न पूछा जाएगा, निम्न में से वो कौन सी रियासत है जहां के शासक ने अंग्रेजों के लिए दुर्ग के दरवाजे बंद कर दिए थे? शाहपुरा। शासक का नाम लक्ष्मण सिंह। और किसके लिए कर दिए थे? मेवाड़ के पीए शावर्स के लिए। जिस अंग्रेज के लिए दुर्ग के दरवाजे बंद कर दिए थे उस अंग्रेज का नाम क्या था? मेजर शावर्स। याद हो जाएगा ना भैया? तो 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का सर्वाधिक सहयोग बीकानेर, विरोध शाहपुरा, सेना को बाहर ले गया सरदार सिंह, तो दुर्ग के दरवाजे बंद कर दिए लक्ष्मण सिंह ने। किसके लिए? मेवाड़ के पीए शावर्स के लिए। एकदम क्लियर? फिर बात आती है कि इसके अलावा तब आपके शाहपुरा कहाँ प्रसिद्ध हैं? तो दोस्तों ध्यान रखना, राजस्थान में सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन की जो स्थापना हुई थी, राजस्थान में जो सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन की जो स्थापना हुई थी वो भी कहाँ हुई थी? शाहपुरा में। राजस्थान में उत्तरदायी शासन की स्थापना करने वाली पहली रियासत कौन सी थी? शाहपुरा। और पूछा जाए कि शाहपुरा में उत्तरदायी शासन की स्थापना कब हुई थी? 14 अगस्त 1949 को। ध्यान रखना, पूछा जाए कि शाहपुरा में उत्तरदायी शासन की स्थापना कब हुई थी तो आप क्या बताओगे? 14 अगस्त 1949 को। ठीक,
और पूछा जाए किसने की थी, सुदर्शन देव ने। किसने की थी दोस्तों, सुदर्शन देव ने। उत्तरदायी शासन का मतलब है प्रजामंडल आंदोलन। तो अगर प्रश्न यूं बन जाए कि सबसे पहले प्रजामंडल आंदोलन कहां सफल हुआ, शाहपुरा में। उत्तरदायी शासन की स्थापना कहां हुई, शाहपुरा में। कब हुई, 14 अगस्त 1949 को। किसने की थी, सुदर्शन देव ने। अच्छा दोस्तों, एक बात और याद रखना, मैंने जब एकीकरण पढ़ाया था ना पिछले वीडियो में, तो मैंने कहा था ना कि एकीकरण के समय कुल कितनी रियासतें थी, 19। और उन 19 रियासतों में क्षेत्रफल, 19 रियासतों में क्षेत्रफल और जनसंख्या में, मैंने बताया था ना अच्छी तरह कि क्षेत्रफल और जनसंख्या में सबसे छोटी रियासत कौन सी थी, शाहपुरा। आ जाएगा ना याद, ठीक। पूछा जाए कि एकीकरण के समय क्षेत्रफल और जनसंख्या में सबसे छोटी रियासत शाहपुरा। तो दोस्तों ये तो दोस्तों केवल हमने शाहपुरा की विशेषताएं पढ़ी हैं। ऐसी विशेषताएं हम आगे बिजोलिया की पढ़ेंगे, मांडलगढ़ की पढ़ेंगे, मांडल की पढ़ेंगे, अब वो अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने पढ़ा भीलवाड़ा का परिचय और भीलवाड़ा के विशेष स्थान में शाहपुरा का महत्व पढ़ा है। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा प्रयास सार्थक लगा हो, काव्य क्लासेस का प्रयास सार्थक लगा हो, तो प्लीज 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 कमेंट के द्वारा आप हमें हिम्मत दें, ताकत दें, विश्वास दें, प्यार दें, स्नेह दें, दुलार दें और आशीर्वाद दें। एकदम क्लियर दोस्तों, आज के लिए इतना ही बहुत है। अगली वीडियो में हम अगले विषयों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।